मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज संजय जी कैमूर से एक वीडियो देखे, मन खुश हो गया। सच पूछिए तो कभी कभी ऐसा वीडियो आना भी चाहिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बच्चा, सी फॉर म्याऊं म्याऊं, डी फॉर वाऊं वाऊं। क्या बात है! बच्चों के साथ मटर गश्ती करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, और इस अगर सच पूछा जाए तो पढ़ाने का ये जो तरीका है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। रोज रोज नियोजित शिक्षकों के पक्ष में एक से एक गणित लाना, गणित को समझाना, नियोजित शिक्षकों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ये सब तो चलता रहेगा। जब तक नियोजित शिक्षक हैं, समस्याएं जब तक रहेंगी, तब तक उस समस्या का समाधान के लिए संजय जी जान से लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज उनका जो दूसरा पहलू, जो वास्तविक पहलू है, एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते अपने फर्ज से कभी अलग नहीं होते। देखिए, ये दिखाने का मतलब यह है कि जो भी शिक्षक, चाहे वो नियोजित हो, विशिष्ट हो, अध्यापक हो, सहायक शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सभी का एक ही लक्ष्य है। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी शिक्षा विभाग राजस्थान, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा विभाग का रीढ़ है शिक्षक, उससे मजबूत स्तंभ हो ही नहीं सकता। सबसे मजबूत स्तंभ शिक्षा विभाग का कोई है तो वो है शिक्षक। और शिक्षक के ऊपर जितने पदाधिकारी हैं, वे लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंट्स की तरह हैं। उनका काम पढ़ाना नहीं है, उनका काम केवल और केवल बच्चे सही ढंग से कैसे पढ़ें, शिक्षकों को कोई परेशानी न हो, शिक्षकों का वेतन समय पर मिले, बच्चों को जो भी राशि, चाहे पोशाक राशि हो, साइकिल राशि हो या मध्याह्न भोजन है, वो गुणवत्तापूर्ण उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी देखभाल करने की जवाबदेही है। और अंतिम कड़ी कहिए या प्रथम कड़ी कहिए, वो शिक्षक ही हैं। शिक्षक हैं तभी सारे अधिकारी कर्मचारी की अहमियत है, वरना अगर शिक्षक ही नहीं है, स्कूल में शिक्षा है ही नहीं, बच्चे नहीं हैं, तो फिर ये एसीएस और ये डीओ और फलाने ढकाने सब बेकार की बातें हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान समय में हमारे एसीएस साहब बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत काबिल ऑफिसर तो हैं ही हैं, जागरूक भी हैं, शिक्षक को प्रति संवेदनशील भी हैं और शिक्षकों के लिए लगे हुए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शिक्षकों की समस्याएं ही इतनी हैं कि अगर कोई चाहे कि एक चाबुक चलाए और शिक्षक की सारी समस्या का हल हो जाए, ये संभव नहीं है। उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार हम लोग भी हैं, यानी शिक्षक समाज के लोग। ये सही है कि सरकार अपने नीतिगत निर्णय में ऐसी व्यवस्था की है कि शिक्षक कभी एक हो ही नहीं पाए। आज यही कारण है ना कि एक स्कूल में सहायक शिक्षक हैं तो वहाँ अध्यापक हैं, फिर वहाँ विशिष्ट शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक हैं, तो प्रधान शिक्षक आ गए, फिर अलग से प्रधानाध्यापक आ गए। जबकि पहले क्या होता था, पहले हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि पहले प्रधानाध्यापक डायरेक्ट नहीं आते थे। लोग, जो शिक्षक 10 साल 20 साल जो भी एक श्रेणी बनाई गई हो, कितने वर्ष तक तो कार्य कर लेंगे, तो समय पर उनका प्रमोशन हो जाता था। अब प्रमोशन होकर के वो प्रभारी प्रधानाध्यापक, फिर प्रधानाध्यापक बनते थे। आज तो विचित्र स्थिति है। आज तो स्थिति ऐसी बन गई है कि सहायक शिक्षक भी वर्षों वर्षों से काम कर रहे हैं। 93 बैच के भी हैं, 93-94 बैच के भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं। 34,540 के भी 9300 से लेकर 34,000 के लगभग के शिक्षक अभी भी कार्यरत हैं। उसी में अध्यापक भी आगे, विशिष्ट भी आगे, नियोजित शिक्षक तो पहले से ही हैं, लेकिन उसी में प्रधानाध्यापक का पद
पर बहाली हो गई, प्रधान शिक्षक की पद पर बहाली हो गई, वे आ गए। होता क्या है कि कम उम्र के बच्चे जब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बन के आते हैं तो उनका चाल ढाल सब कुछ बदला बदला सा रहता है। उन्हें लगता है कि मैं ही काबिल हूं, तभी तो मेरा चयन प्रधानाध्यापक में हुआ है या प्रभारी प्रधान शिक्षक में हुआ है। जिसके चलते होता है क्या, जब वो स्कूल में आते हैं और घुसते हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगने लगता है कि जो पहले से वहां शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें आभास हो जाता है। हाँ, ये भी बात है कि जो प्रधानाध्यापक नए नए आए, जो हेड टीचर नए नए आए, उनका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि पहले से भी कहीं कार्यरत रहे हैं, उन्होंने जिंदगी को जिया था, सीखा था, देखा था, तो उनकी बात अलग है। देखिए, एक फॉर्मूला सभी लोगों पर, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है कि एक फॉर्मूला सभी पर बैठ जाएगा। अच्छे लोग हैं तभी तो स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अच्छी है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो सरकार भी मानती है और सभी लोग मानते हैं कि जब शिक्षा बिहार में चौपट हो चुकी थी, कहीं कोई पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला लोग नहीं मिल रहे थे, तो ये स्वर्गीय मदन मोहन झा जी का जो दिमाग काम किया कि नियोजित शिक्षक के रूप में उन्होंने बहाल करना शुरू किया। मुझे याद है कुछ लोग शिक्षकों के वेतन को लेकर के मिलने गए थे स्वर्गीय मदन मोहन झा जी के पास कि सर ये 5,000 रुपया दे रहे हैं सर, बहुत कम है सर, इसको बढ़ाया जाए, माने परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबू पहले ज्वाइन करो, सब मिलेगा और इतना मिलेगा कि जिंदगी भी अच्छी चलेगी और सैर सपाटा भी होगा, घूमोगे फिरोगे, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन अभी 5,000 पर शुरू करो। अगर थोड़ा भी हम वेतन बढ़ा देंगे तो आज जो स्थिति बनी है टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 क्या बनी है, कहीं के भी लोग हों, कहीं के, इंडिया भर के लोग आकर के बिहार में घुस गए, नौकरी कर रहे हैं। देखिए, उनके साथ मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए तो आरक्षित होना ही चाहिए ना। अन्य राज्यों में 95% है और बिहार 100% खोल दिया दरवाजा, क्या हो भाई, नौकरी पाओ। नतीजा क्या हुआ, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 तक बिहार के बाहर के लोग बहुत आ गए। खैर, अब आ गए तो उन्होंने 100%, 95% नहीं, 100% शिक्षकों की जो बहाली हुई वो सभी बिहार के ही निवासी थे। ये होता है एक सोच बिहार को आगे ले जाने का। अब यह अलग बात है कि लोग पॉलिटिकल कारणों से आगे बढ़ने के लिए, या क्या कारण हो सकता है, लेकिन है तो पॉलिटिकल ही कि दरवाजा खोल दिया गया। नहीं तो आज बिहार की स्थिति कुछ और होती। आज कम से कम लाखों शिक्षक जो बिहार के जो शिक्षा पाने से वंचित हो गए, कम से कम वे जरूर निश्चित तौर पर बहाल हो गए होते। खैर, जब जागो तब सवेरा। टीआर 4 में वो नियम आ चुका है। अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता है। जो बिहार से पढ़े हैं, ट्रेनिंग किए हैं, उनको लगभग 40% के आसपास शायद रिजर्वेशन है। फिर बिहार के लोग जो बाहर पढ़े हैं उनको शायद 35% के लगभग है, मैंने कुछ ऐसा ही है, मिला जुला रूप है। तो आने वाले समय में बिहार के लोगों को व्यापक नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था कि जब शिक्षा चरमरा गई थी, लोग परेशान थे, उस समय स्वर्गीय मदन मोहन झा जी की परिकल्पना के कारण और माननीय नीतीश जी की भी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भी, उनका भी योगदान है, नियोजित शिक्षकों का एक कैडर तैयार हुआ। ये कैडर जब आया तो गांव कस्बों में घूम घूम कर बच्चों को लाया गया। माता पिता से विनती की गई कि भाई बच्चों को पढ़ाइए, नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के क्या बनेंगे। उसका नतीजा हुआ कि स्कूलों में बच्चे आए, बच्चे पढ़ने लगे,
आज देखिए स्कूलों की क्या रौनक बढ़ गई है। आज भी जितने नियोजित शिक्षक हैं, जितना मन लगा कर पढ़ाते हैं, बोलना नहीं चाहिए, ये कटुता भाव नहीं है। सारे शिक्षक सभी अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में नियोजित शिक्षकों का कोई जवाब नहीं है। आप स्कूलों में भ्रमण कर लीजिए, आप पता कीजिए स्कूलों में जा जाकर कि स्कूलों में सबसे ज्यादा क्लास कौन लेता है और कौन सबसे ज्यादा समय बच्चों के साथ देता है और कौन स्कूलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, तो केवल और केवल आपको नियोजित शिक्षक मिलेंगे। विशिष्ट शिक्षक तो बेचारे परेशान है कि सेवानिवृत्त संस्था का लाभ कैसे मिले, दिन भर उसमें लगे रहते हैं, स्वाभाविक है। वेतन संरक्षण का लाभ कैसे मिले, उसमें लगे रहते हैं। अध्यापक हैं कि 35,000 ही रुपया मिल रहा है, उनका भी कैसे वेतन बढ़े, उसमें लगे हुए हैं कि 8वां वेतन आयोग आएगा तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। और दूसरा, वो ट्रांसफर के लिए तो बेचारे 200-300 किलोमीटर दूर हैं अपने घरों से। तो सबकी अपनी समस्याएं हैं, नियोजित शिक्षकों की भी समस्याएं हैं कि स्नातक ग्रेड में प्रमोशन कब मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति कब मिलेगी, प्रधानाध्यापक में 50% पद नियोजित शिक्षक से भरने की बात हुई थी नियमावली 2020 में, उसका क्या होगा। लेकिन सबके बावजूद नियोजित शिक्षक बच्चों को मन लगा के पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई सर्वे कर लिया जाए, सर्वेक्षण कर लिया जाए, आप पाइएगा कुछ स्कूलों में जो नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। अन्य लोग भी पढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन नियोजित शिक्षकों के संबंध में हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, हम देखते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नियोजित शिक्षक जी जान से लगे हुए हैं। माननीय एसडीओ साहब, आपसे आग्रह है, नियमावली 2020 में जो कुछ भी है बस वही दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं डिमांड है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को तभी देखें जब अच्छा लगे। अच्छा लगे तो देखें, तब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अन्यथा ब्लॉक कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।